हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आईएएस। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले एपीजे साहब की एक बात जो उन्होंने हमें बताई थी, और काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया था कि जैसे इफ़ यू फेल नेवर गिव अप। अगर आप फेल आ जाते हैं तो उसको छोड़िए मत, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी कि जो फेल होने की सीढ़ी होती है वो आपके सीखने की पहली सीढ़ी होती है। कई बार लोग बात कहते हैं कि मैं फेल हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे मैं क्या करूंगा, मेरा जीवन तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके आधार पर है कि जो फेल हो रहा है वो सीखने की जो है वो आपकी पहली सीढ़ी या पहला अटेम्प्ट है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। सरकार क्या होती है, कैसे कार्य करती है, कितने तरीके की सरकार होती है, उसके बारे में आज हम बात पढ़ेंगे। अब देखिए, सरकार जो होती है, सरकार का रोल देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है, और बिना सरकार के उस देश को चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और कहीं ना कहीं जो सरकार होती है वो आपके जो कुछ सरकार के जो है नीतियां बनाती हैं, नियम बनाती हैं, लोगों के बीच में और सरकार के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होते हैं, उन संबंधों को दर्शाती है। तो इस जो रोल है गवर्नमेंट का वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है इसके बिना किसी भी देश का चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी कैलाश केवल। डिटेल में देखते हैं। देखिए, आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, जो आपकी संसदीय सरकार है उसके क्या फीचर्स हैं। फिर आपका है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, उसके क्या फीचर्स है। फिर यहाँ पर कंपेयरिंग बिटवीन देखेंगे पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर। फिर रीजन फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री, आपको पता है भारत के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हम लोगों ने इसको क्यों अडेप्ट किया, क्या कारण था इसको अडेप्ट करने के, क्या इसके आधार पर हम प्रेसिडेंट को भी अडेप्ट कर, प्रेसिडेंशियल को भी अडेप्ट कर सकते थे। तो इस आधार पर हम देखेंगे, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हमारा लास्ट वाला टॉपिक जो था वो आप लोगों को लास्ट टॉपिक था, आपको वीडियो मिल चुके हैं। उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया था। या फिर आपके जो भी लास्ट टॉपिक्स थे प्लीज उनके जो सिटीजनशिप का था, प्लीज आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेक्चर तैयार किए गए हैं। और कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज अपने व्यूज और कमेंट्स है वो हमें ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट, सरकार। ये सरकार क्या है, स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में देखेंगे कि सरकार क्या है। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं आपकी जो लीगल और पॉलिटिकल जो कॉम्प्रोमाइज होती है, मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी आपके कानूनी और जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो सभी का एक सेट है। मतलब इसके अंदर ये राजनीतिक और आपकी कानूनी जितनी भी कहते हैं कि जो संस्थान है उनका एक सेट शामिल है, जो समाज के जो सदस्य हैं, यानी कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी एंड आउटसाइडर, या उसके बाहर के जो लोग हैं उनके बीच के जो संबंध हैं उनको नियंत्रित करती है, यानी कि रेगुलेट करती है उनके संबंधों को। और इनके पास देखिए आदेश, जैसे कि आदेश को अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, मतलब आदेशों को तैयार करना। दूसरा, इनके नीतियों को तैयार करना, कुछ लक्ष्यों की उपलब्धि करना। ये सभी कार्य जो होते हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे कार्य जो है समाज के लिए निर्णय लेने का अधिकार, मतलब समाज के लिए कार्य करते हैं। अब देखिए, आधुनिक राष्ट्र की बात करते हैं कि अगर किस मॉडर्न स्टेट की बात करें तो कहीं ना कहीं नेशन स्टेट है। गवर्नमेंट ऑपरेट ऑन मैनी डिफरेंट लेवल्स रैंकिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, काउंट्रीज, प्रोविंसेस और स्टेट। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो आधुनिक राष्ट्र जो है, राज्य के भीतर सरकार गांव से शहरी, काउंटी, प्रांतों, राज्यों के कई अलग अलग स्तरों पर भी काम करती है। जैसे हम बात करते हैं अगर सेंटर लेवल पे भी काम करती है, ये स्टेट लेवल पे भी काम करती है, कई अगर गांव जाते तो ग्राम पंचायत लेवल पे भी काम करती है, ब्लॉक लेवल पे काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये कई रूपों में, कई फॉर्म में काम करती है। और इसके बिना कहते हैं किसी भी कंट्री है या कोई भी कंट्री है उसकी व्यवस्था को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए इसके किसी भी हर देश के अंदर इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है जो 5 टाइप्स की होती है। एक है डेमोक्रेसी, जिसमें रूल बाय मैनी पर्सन्स, मतलब बहुत सारे लोगों का रूल्स होता है, जिसको जनतंत्र बोला गया है। दूसरा होता है आपकी एनार्ची, जिसको अराजकता बोला गया है, मतलब इसमें रूल बाय नन, इसमें किसी भी प्रकार के कोई किसी भी लोग का कोई कहते हैं अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट आती है डिक्टेटरशिप, जिसको बोला गया है आपका अधिनायकत्व। इसमें रूल बाय वन, एक किसी एक पर्सन के द्वारा रूल किया जाता है, डिक्टेटरशिप जैसे कही जाती है।
नेक्स्ट है आपका मोनार्ची। मोनार्ची में भी यही होता है कि रूल बाय वन पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के द्वारा ही रूल किया जाता है, जिसको साम्राज्य बोलते हैं कि ये इस व्यक्ति का साम्राज्य है और उसमें आधार पर किसी और व्यक्ति है जो उस पद पर नहीं बैठ सकता। फिर नेक्स्ट आता है ओलिगोगार्ची, जिसमें रूल बाय फ्यू, मतलब कुछ लोगों के द्वारा रूल किया जाता है, जिसको बोला जाता है आपका कुलीन तंत्र, यानी कुल के आधार पर। तो हम इन सभी को नहीं पढ़ना है, हम भारत की बात करेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि आपकी जो है संसदीय व्यवस्था, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको पता है जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को, पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बारे में बातें करता है, पार्लियामेंट सिस्टम में। और जो पार्लियामेंट सिस्टम है सेंटर और स्टेट के रूप में कार्य करती है। भारत के संविधान के अंदर ये चीज दी गई थी कि दो चीजें हैं, एक सेंटर पे काम करेगी, सेंटर लेवल पे काम करेगी और दूसरा स्टेट लेवल पे काम करेगी। क्यों सेंटर लेवल? जैसे भारत है, भारत में आपको पता है टोटल 29 स्टेट्स दिए गए हैं, तो हर राज्य दिए गए हैं, उसमें राज्यों में सरकार जो है वो बिठाई गई है। तो उस आधार पर इसमें जो पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था में दो रूपों में काम करती है, जिसमें जो आपके आर्टिकल 74 एंड 75 है, आर्टिकल 74 एंड 75 वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर सेंटर के रूप में कार्य करता है, और वहीं आर्टिकल 163 से 164 जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही स्टेट के तौर पर काम करता है। क्योंकि आपको पता है आपके भारत में संघवाद है, फेडरल सिस्टम अपनाया गया है, और जिस आधार पर इसमें दो चीजों को अपनाया गया है, जहां पर प्रेसिडेंट और पीएम दो होते हैं, और यहाँ पर भी आपको पता है सेंटर और स्टेट की बात की गई कि दो जगह होती हैं, जैसे एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ राज्य। अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं देखे, जैसे कि आप लोगों ने देखा हो आपके उसमें पॉलिटी में देखे, जैसे कि एक आपका यूनियन है यानी कि संघ है, उस संघ में जैसे बताया गया इसका डिवाइडेशन किया गया है कि उसके अंदर यूनियन के अंदर आपका एग्जीक्यूटिव भी आता है, लेजिस्लेटिव भी आता है, जुडिशरी भी आता है, फिर आपके ऑर्डिनेंस बिल पास भी आता है, ये आपका कैग भी आता है। तो ये सभी को यूनियन के अंदर शामिल किया है। यूनियन में तो उसमें जैसे एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, एग्जीक्यूटिव के अंदर आपका प्रेसिडेंट दे दिया हम लोगों ने, फिर वाइस प्रेसिडेंट दे दिया, फिर आपका ये क्या नाम है इसका, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर दे दिया, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे दिए, फिर एजीआई दे दिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर लेजिस्लेटिव में डिवाइड कर दिया हमने, लोकसभा और राज्यसभा को डिवाइड कर दिया। जुडिशरी के अंदर अगर बात करते हैं तो सेंटर की बात करें यूनियन की, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आएगा, यहाँ पर हाई कोर्ट और सुबॉर्डिनेट कोर्ट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो उसके अंदर हाई कोर्ट्स को हम डालते हैं। फिर ऑर्डिनेंस आएगा, फिर आपका कैग आएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे जो पर्सन है वो सेंटर के अंदर आते हैं, और इसमें आर्टिकल 74 एंड 75 पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता है, यानी कि संसदीय व्यवस्था की बात करता है। आगे देखिए, देखते हैं कि जब इसमें मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात होती है, यानी कि आधुनिक लोकतंत्र की सरकार की बात होती है, तो इसने इसको क्लासिफाइड कर दिया था दो रूप में। एक तरफ बोल दिया था इसका प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ बोल दिया था पार्लियामेंट। और ये सभी जो दिया था कहीं ना कहीं उसमें आपके जो रिलेशन है कार्यपालिका और जो विधायिका हैं उनके मध्य जो संबंध है उनकी प्रकृति के आधार पर संसद ने जो संसद है उसमें राष्ट्रपति में वर्गीकृत होती है। मतलब कहने का मतलब जैसे कि गवर्नमेंट होती है, जैसे कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री है और दूसरे नंबर पे आती है आपके प्रेसिडेंटली। तो सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और नीतियों का, जैसे कि कहते हैं कि जैसे नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और सरकार क्यों यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और जो कि पॉलिसीज और एक्ट्स को बनाने में, या कि एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके, लेजिस्लेचर के, यानी कि आपकी जो विधायिका है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। यानी कोई भी नियम रूल रेगुलेशन बनाएंगे, चाहे पॉलिसीज बनाई जाएंगे, एक्ट्स बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव है वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगी। और दूसरी तरफ देखे है प्रेसिडेंशियल, तो इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर है, यानी कि इसमें जो नीतियां और कार्य बनाने के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये जो है वो स्वतंत्र है। और यानी कि स्वतंत्र, तो यहाँ पर जो आपकी बात करते हैं जैसे प्रेसिडेंशियल बात करते हैं, यहाँ पर अध्यात्मक कहते हैं अध्यक्षात्मक के रूप में, यानी कि एक सिंगल पर्सन है वो बनाता है, वो किसी को भी पर्सन को शामिल कर सकता है कि मान लीजिए किसी बिजनेसमैन को ले लिया या किसी और अदर पर्सन को ले लिया, तो उस आधार पर वो नीतियां बना सकता है। जैसे आपकी पार्लियामेंट रहती है उसके अंदर जैसे लोकसभा और
आपके राज्यसभा है तो इसके अंदर आपको पता है जो मिनिस्टर्स होते हैं इनको ही बिठाया जाता है, और जो मिनिस्टर होते हैं जो चुन के आते हैं उन्हीं मिनिस्टरों को बिठाया जाता है। उसी आधार पर वही लोग बाग जो हैं कोई भी नियम रूल रेगुलेशन बनाते हैं, परंतु इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को, जैसे बाहर के कोई व्यक्ति है उसको शामिल कर लिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का एक ही व्यक्ति होता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। अब जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है यानी कि जो हमारी संसदीय सरकार है, इसको ना जाना जाता है, इसको एक तरफ हम कैबिनेट सरकार के नाम से जानते हैं, दूसरी बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि उत्तरदायी सरकार के नाम से। क्यों? क्योंकि ये जो होती है हमारी लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस समय बीजेपी की सरकार है, तो हम लोग बीजेपी की सरकार, तो हम लोगों ने मोदी जी को, जैसे मोदी जी इस बार पीएम बने हैं, तो हम लोगों ने जैसे एरिया से जगह जगह से आप लोगों को पता है बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो हम लोगों ने उनको वोट दी, और वोट देने के आधार पर उनका जो एक सीनियर है वो जैसे राज्यों से बात करते हैं तो आपके एमएलए सेलेक्ट हुए थे, फिर उन्होंने फिर एमपीज को सेलेक्ट किया, तो उन्होंने उसके आधार पर जो सभी मेजोरिटी बनाने के आधार पर उन लोगों ने आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि मोदी जी हैं उनको सेलेक्ट किया कि हम प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर उनको बैठाएंगे। तो उस आधार पर ये रिस्पॉन्सिबल, और ये जो सरकार होती है वो कहीं ना कहीं लोकसभा के प्रति, मतलब कहीं ना कहीं क्या ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी सरकार होगा। और इसे दूसरा वेस्टर्न मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, मतलब इसे कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट के नाम से भी, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि सरकार का वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी इसे कहा जाता है। और जो इस तरीके की जो ये चीजें हैं पार्लियामेंट्री, आपके ब्रिटेन, जापान, इंडिया, कनाडा, इन सभी जगहों पर ये जो है वो लागू है, मतलब इन सभी जगहों पर ये प्रचलन में है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक, और इसके अंदर आपका पीएम नहीं होता है, यानी कि इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, और इस आधार पर इसको नॉन रिस्पॉन्सिबल यानी कि गैर उत्तरदायी कहा गया है, या फिर नॉन पार्लियामेंट्री गैर संसदीय भी कहा गया था। और यानी कि ये फिक्स्ड है एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये निश्चित कार्यकारी व्यवस्था कहा गया है, और ये सारी की सारी व्यवस्था है जो कि आपकी यूएसए, रशिया, ब्राजील, श्रीलंका और अमोंग अदर्स, मतलब इस तरीके के जो और आदि हैं उनमें सभी में ये क्या है, प्रचलित है। और उसी आधार पर देखिए कि यहाँ पर पीएम का तो होता ही नहीं है, कोई भी रोल नहीं रहता है, या रोल क्या रहेगा जब पीएम ही नहीं है, तो रोल तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रहता है, जैसे कि इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उन्होंने जैसे कि पछाड़ते हुए काफी मतलब मेहनत मशक्कत के बाद उन्होंने ओबामा जी को हटाया था, और उसके बाद फिर अपनी सीट को हासिल किया था। नेक्स्ट आता है जो कि हमारे एक पर्सन थे आइवर जेनिंग जी, जिन्होंने कहा था संसदीय व्यवस्था को कहते हैं कि एक कैबिनेट व्यवस्था कहा है इसको। इसमें ये कहा गया है कि इसके अंदर जो कैबिनेट में है, मतलब इसमें जो शक्ति का केंद्र है, बिंदु है, वो कैबिनेट होता है, और शक्ति का केंद्र बिंदु, इसी आधार पर इसको जो है वो उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है। और देखिए ये जो पार्लियामेंट्री सरकार है, मतलब संसदीय सरकार है, इसमें कहीं ना कहीं इसका कार्यकाल जब तक चलता है, जब तक मतलब उसको किसी प्रकार का संसद में विश्वास प्रस्ताव पास होता है, जब उनकी सरकार गिर नहीं जाती है या फिर किसी आधार पर डिसॉल्व नहीं हो जाती, तो इस आधार पर इसकी जो सरकार है वो चलती ही रहती है। आगे देखते हैं इसके जो फीचर्स है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं वो उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहला आता है आपका नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि नॉमिनल एंड रियल, एक तरफ तो बात करता है नॉमिनल यानी कि नामिक की, और दूसरी तरफ बात करता है रियल यानी कि वास्तविक की। अब दूसरी तरफ वास्तविक की बात कर रहा है, यानी कि ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और प्राइम मिनिस्टर जो वो रियल एग्जीक्यूटिव है। कहने का मतलब जो राष्ट्रपति है वो एक विधित अधिकारी है, जबकि प्रधानमंत्री एक वास्तविक अधिकारी है। क्यों? क्योंकि अब देखिए इस तरीके से, क्योंकि जो लोकसभा होती है वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का जो होता है वो हेड होता है, क्योंकि वहीं के लोग द्वारा चुन के होता है, उसकी जो सरकार होती है उनके द्वारा चुन के आता है। राष्ट्रपति का इतना बड़ा रोल नहीं होता जितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर का होता है। राष्ट्रपति जो मतलब जो भी कार्य करने का काम रहता है, जो भी चीजें रहेंगी वो आपके प्राइम मिनिस्टर या फिर आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो देखती है। कहीं ना कोई भी नियम रूल रेगुलेशन नियम बनाने हो तो सारी की सारी बातें अंदर से बात होती है, तो उस आधार पर बनाया जाता है।
मतलब यहाँ पर एक नॉमिनल कहा गया है कि नामिक अधिकारी, मतलब जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सारे के सारे नाम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे, परंतु जो भी नियम कानून बनाने का जो अधिकार है वो कहा गया है। मतलब देखा जाए कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का मुखिया नामिक होता है, परंतु प्रधानमंत्री जो है सरकार का जो है वास्तविक मुखिया होता है, यानी कि सरकार जो होती है उसका पूरी तरीके से एक हेड होता है। और जितने भी मतलब ये जो व्यवस्था करता है कि जैसे कि आर्टिकल 74 में जैसे कि हमारा बता रखा है कि जो मंत्री परिषद है उसके आधार पर उसके नेतृत्व में मंत्री परिषद का जो है वो व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति को जो कार्य संपन्न कराने के भी परामर्श देगा, और इन परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है वो बाध्य होगा। अगर किसी भी बात को जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई मीटिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई नियम बना रहे हैं, तो उस आधार पर तो उसको चीजों को मानने का जो रहेगा वो राष्ट्रपति को रहेगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने नोट बदले नोट चेंज करे, तो उस आधार पर डिसीजन लिया गया था और उन्होंने उस आधार बताया कि हम लोग जो है वो डिसीजन नोट बदलने जा रहे हैं, और नोट बदलने के बाद तो इस आधार पर राष्ट्रपति ये मना नहीं कर सकते कि नहीं आप लोग इस तरीके से, तो उनके द्वारा जो परामर्श है मतलब उसको मानना उनके लिए क्या होगा, बाध्य होगा। यानी कि उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, जो बात उन लोगों ने कह दी है। नेक्स्ट आता है, देखिए इसमें एक चीज और याद रखना कि जो प्रेसिडेंट है उसको डे जूरे नाम से भी जाना जाता है, और इधर प्राइम मिनिस्टर को डे फैक्टो के नाम से जाना जाता है। डे फैक्टो, फैक्टो का मतलब होता है आपका वास्तविक, यानी कि एक तरीके से फैक्टो मतलब कि पूरी तरीके से जो वास्तविक अधिकारी है सारे जो कहते हैं सारे क्या कहते हैं मतलब जो हेड है वो जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री ही है। नेक्स्ट आता है मेजोरिटी पार्टी रूल, नाम से ही जार होता है मेजोरिटी, जिस व्यक्ति की जिस पर्सन की मेजोरिटी है यानी कि बहुमत से आ रहा है वही पार्टी है वही व्यक्ति है जो शासन करेगा यानी कि सरकार चलाएगा, और जिसे भी दल में उसको सीटें प्राप्त है उसी के आधार पर ही सरकार बनेगी, सरकार जो है उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करेगी। अब देखिए मान लीजिए जैसे ये कहते हैं कि इसमें जो उस दल मतलब ये कहते हैं कि जो उस दल का जो नेता रहता है, मान लीजिए जो हेड है, जैसे कि इस समय जो बीजेपी के हेड हैं वो मोदी जी हैं, मोदी जी जो है उनको जो सिलेक्ट किया गया था वो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। यानी कि जब भी कोई नेता होता है किसी भी लोकसभा पार्टी का होता है, मतलब जो पर्सन सरकार बनती है जिसको सरकार बन के आती है, तो उसको जो नेता को जो राष्ट्रपति द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और उसके जो अन्य मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, मतलब उससे सलाह मशवरा लेगा और उसके आधार पर ही उसको उनको ज्वाइन करवाएगा। और जैसे कहते हैं कि मान लीजिए ये कई बार केस ऐसे हो जाता है कि किसी भी दल को मतलब पूरी तरीके से, जैसे मान लीजिए हमें कोई वोट चाहिए, जैसे मान लीजिए नॉर्मली वोट चाहिए, मिनिमम वोट चाहिए, परंतु वो मिनिमम वोट कोई भी एक पार्टी होती है वो प्राप्त नहीं कर पाती, और वो सारी की सारी वोटें जो है वो दो पार्टियां खड़ी हुई हैं तो दोनों पार्टियों में बढ़ जाती है, तो उस आधार पर उन दोनों के बीच में एक गठबंधन होता है, तो उस गठबंधन के आधार पर भी कई बार जो है वो सरकार बनाई जाती है, और इन दोनों गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, मतलब राष्ट्रपति जो है उनका आधार पर गठबंधन के आधार पर सरकार को बना सकता है। नेक्स्ट आता है तीसरे की बात करते हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व, और ये सामूहिक उत्तरदायित्व है जो कि संसदीय सरकार का कहते हैं कि एक तरीके से एक विशेष रूप से देखा गया कि सिद्धांत है, जिसमें जो मंत्री होती हैं मतलब वो सभी के सभी संसद के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होता है, और आपको संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है, जैसे कि इसको कहा जाता है संसद, और संसद आपको पता है तीन चीजों से मिलकर, पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीन चीजों से मिलकर जो आपकी है पार्लियामेंट संसद बनती है। तो ये सभी के सभी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं संसद के प्रति, और जो विशेषकर जो लोकसभा के होते हैं उस आधार, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि देखिए इसको एक अदर वे में हम इसको एक इनडायरेक्ट क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन चुने जा रहे हैं वो आप लोग, मतलब आप लोगों के द्वारा जो भी पर्सन है, जो भी मंत्री मिनिस्टर्स हैं जो कि आप लोगों के इलाके से राज्यों से खड़े होते हैं, उन लोगों को आप चुन रहे हो, और वो लोग जो है अपने आगे चुन रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं उनको जो आप लोग हो सरकार को चुन रहे हो, मतलब जो भी संसदीय जो सरकार है उसको चुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका भी उसमें रोल है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में आप लोग उस पर्सन का जो है नियुक्ति कर,
डायरेक्ट ना करके आप लोग उस पर्सन की नियुक्ति किस तरीके से इनडायरेक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो है वो इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और देखिए ये जब तक रहती है जब तक संसद में इसका बहुमत है। अगर किसी प्रकार से इसमें संसद में किसी प्रकार का कोई कहते हैं कि संसद कहते हैं कि मतलब लोकसभा में इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई अविश्वास प्रस्ताव है जो पारित हो जाता है, तो उस आधार पर जो प्रधानमंत्री की जो सरकार है, मतलब लोकसभा में उस समय जो सरकार रहेगी वो सरकार जो है वो हट जाएगी। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, यानी कि राजनीतिक एकरूपता। अब इस राजनीतिक एकरूपता के बारे में बात करें, जैसे कि आपको पता है मंत्रिपरिषद के जो सदस्य है कहीं ना कहीं एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और उनकी जो है वो राजनीतिक विचारधारा होती है वो एक ही तरीके से समान होती है। तो मतलब इसमें कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं तो वो सभी के सभी व्यक्ति हैं जो सलाह मशवरा बैठ के करते हैं। मान लीजिए कई बार गठबंधन की सरकार आती है तो उसमें 2 पर्सन होते हैं कि वो ये कहते हैं कि इस तरीके से कार्य होना है, दूसरे कहते हैं उस तरीके से कार्य करना है। तो उस मामले में जो है कि उसमें सभी लोग जो हैं सर्वसम्मति से बैठ के उसमें डिसीजन लिया जाएगा, उस डिसीजन के आधार पर जो नियम कानून बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे। तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं जो राजनीतिक एकरूपता की भी जो बात है वो भी दिखाई देती है। नेक्स्ट है आपका डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का यानी कि दोहरी नागरिकता। अब दोहरी नागरिकता जैसे कि आपके इसके अंदर जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जो विधायिका और जो कार्यपालिका है उनके दोनों के सदस्य होते हैं। और इनका मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री तब तक नहीं बन सकता जब तक वो किसी सदन का सदस्य नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता, और मंत्री नहीं बन सकता है तो यानी कि उसको किसी भी संसद का जो किसी भी जो हाउस का है उसको एक बार सदस्य बनना जरूरी। मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार हमारे कुछ मिनिस्टर होते हैं तो वो कुछ पर्सन को जैसे अरे गहरे नथु गहरे जैसे कह सकते हैं उनको ले आते हैं मिनिस्टर के लिए, मतलब उसको बना देते हैं। और बनाने के आधार पर अगर उसको नियुक्त कर दिया गया तो कहीं ना कहीं उसे 6 महीने के अंदर सदन का जो कोई भी जो संसद का जो किसी भी सदन का उसको सदस्य बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे वो नॉमिनेशन के आधार पर हो, चाहे वो कहते हैं कि किसी भी आधार पर बने, चाहे वो इलेक्शन जीत के आए, चाहे कैसे भी आए, मतलब उसको पार्टी के अंदर शामिल करना है, किसी भी तरीके से करना है। तो उस आधार पर 6 महीने के अंदर उसको डालना डाले। अरे भाई मतलब इस तरीके से क्यों लेके आ रहे हो, किसी पर्सन को आप उठा के मंत्री बना रहे हो, जो भी मतलब पर्सन है जिसको विश्वास मिला हुआ है या सरकार मतलब जो पब्लिक है जनता में उसका विश्वास है उसी को आप लोग मिनिस्टर बनाए। तो मतलब इस आधार से ये कह दिया है कि अगर किसी को बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होती है, अन्यथा उसकी जो मंत्री है उसके पोस्ट उससे छीन ली जाएगी। नेक्स्ट आता है लीडरशिप ऑफ द पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व। जैसे कि अभी थोड़ी देर में आपको मैंने जिक्र करा है कि जो सरकार संसद की जो सरकार है मतलब सरकार की जो व्यवस्था है उसमें जो प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है की भूमिका निभाता है, यानी कि वो जो हेड होता है वो जो मंत्रिपरिषद का मतलब जो सरकार है उस समय उसका क्या होता है, हेड होता है, और हेड होने के आधार पर ही वो कार्य करता है, यानी कि उसके सारे जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं सारे सारे उसके अंडर ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, यानी कि डिसोल्यूशन है कि निचले सदन, और निचला सदन आपको होता है कि आपका कौन सा, लोकसभा, यानी कि लोकसभा जो होता है उसको निचले सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिसोल्यूशन यानी कि इसको डिसॉल्व करना, और इस निचले सदन को जो लोकसभा है इसको प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद मतलब प्रधानमंत्री जो है वो सिफारिश कर देगा और राष्ट्रपति द्वारा ही इस सभा को जो है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व किया जा सकता है। और या फिर ऐसे कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सरकार चल रही है और पूरी तरीके से सरकार का मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं हुआ है तो उसके आधार पर भी बीच में भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। और इसमें जो डिसॉल्व करने का आधार है मतलब कोई भी जैसे कि मान लीजिए कोई किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ कोई ना कोई केस निकल आया या कहीं ना कहीं कोई विश्वासपात हो गया या कोई बात ऐसी कर दी गई जिसके आधार पर सरकार में अविश्वास मत आ गया, तो उस आधार पर उसकी जो सरकार है मतलब तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा, मतलब उसकी जो सभा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा और सरकार कहीं ना कहीं गिर जाएगी। उस आधार पर फिर उसके लिए दोबारा से जो इलेक्शन है वो करवाए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि संसदीय व्यवस्था को कार्यपालिका को विघटन करने का भी इसमें अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्रेसी। सेक्रेसी का मतलब है गोपनीयता, यानी कि गोपनीयता। जितने भी मिनिस्टर रहते हैं वो कहीं ना कहीं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य है या नियम बनाए जा रहे हैं, कोई भी प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं
तो उसकी वो सूचना है किसी भी पर्सन को नहीं बता सकते। यानी कि अगर वो मंत्री बन रहा है तो मंत्री बनने से अपने कार्य ग्रहण करने से पूर्व इस प्रकार की शपथ लेता है कि मैं अपने सभी कार्य को अपनी कर्तव्य निष्ठा के आधार पर रखूंगा और इन सभी जितने भी नियम नेगोशिएशन वगैरह बनेंगे इन सभी को गोपनीय रखूंगा और किसी भी पर्सन के साथ इनको शेयर नहीं करूंगा। और इस तरीके की शपथ जो उनको दिलाई जाती है और जो इनको मिनिस्टर्स को इनको शपथ दिलाने का जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति जो होता है इन लोगों को शपथ दिलाता है और उस आधार पर इनको शपथ ये लोग बाग जो शपथ लेते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं, यानी कि अध्यक्षात्मक, यानी कि जहां पर सिर्फ प्रेसिडेंट की ही गवर्नमेंट है। और आपको पता है सबसे पहली बात, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करता है, सरकार की बात करता है, जिस आधार पर इसके कुछ फीचर्स हैं वो फॉलो किए गए हैं। हमारे भारत में इस प्रकार की कोई सरकार ही नहीं है। इसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है बहुत तरीके से, जिसमें स्टेट्स का भी हेड होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का भी हेड होता है और राज्य का भी हेड होता है। यानी कि अमेरिकी जो शासन वाले जो कहते हैं कि अमेरिकी संविधान जो है सरकार में राष्ट्रपति ही शासन की जो है वो व्यवस्था करवाता है। नेक्स्ट आता है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो कहीं ना कहीं उस नाते से भी मतलब प्रमुख होता है कि जो राजकोषीय नीति राजकोषीय कह रहा हूँ कि मतलब जो राजकीय स्थिति होती है वो भी प्राप्त होती है, उस आधार पर भी काम करता है। यानी कि वो जो इसमें कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो सरकार मतलब एक सरकार का मुखिया होने के नाते वो सरकार के जो कार्यकारी अंगों का भी नेतृत्व करता है। और जो होता है वो यहाँ पर एक सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब सिंगल एग्जीक्यूटिव के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट आता है उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज मतलब उसका जो टेन्योर है वो फिक्स्ड होता है, जैसे कि यूएसए में 4 साल के लिए दिया गया है। यानी कि इसमें 4 साल तक के निश्चित कार्यकाल के लिए उसको निर्वाचित किया जाता है। मतलब उसके द्वारा मतलब किसी भी गैर संवैधानिक कार्य के दोषी पाए जाने के अतिरिक्त उसको नहीं हटाया जा सकता। मतलब ये नहीं है कि उसको मतलब किसी केस के द्वारा उस पर लाया उसको हटा दिया, जब तक उसके खिलाफ कोई किसी प्रकार का कोई दोषी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर है जो इलेक्टेड सेपरेटली, इसमें प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटर है वो अलग अलग तरीके से निर्वाचित होते हैं। मतलब इसमें किसी तरीके से मतलब ये एक तरीके ज्वाइंट तरीके से निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता कांग्रेस एक्सेप्ट बाय द इम्पीचमेंट के आधार पर, चाहे इसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ही क्यों ना दिया गया हो। नेक्स्ट आता है मतलब ये कहते हैं कि इसमें जो बताया गया है कि जैसे जो प्रेसिडेंट है उसके जो गवर्नर्स हैं मतलब उसके हेल्प के लिए कहीं ना कहीं ये किचन कैबिनेट होती है कि उसके हेल्प के लिए कहीं ना कहीं कैबिनेट होती है जिसको किचन कैबिनेट कहा जाता है। और वो जो किचन कैबिनेट हो इसकी सहायता से शासन चलाता है। मतलब ये जो किचन कैबिनेट वाला ऑप्शन है ये एक परामर्श कहते हैं ना कि परामर्श देने वाली वो होती है, एक परामर्श देने वाली एक बॉडी होती है जिसके आधार पर वो परामर्श देती है कि मतलब किस तरीके के कितने भी गैर निर्वाचित विभाग मतलब किस तरीके से कार्य करना है, क्या कार्य करना है, वो सारे के सारे जो हैं उसको सलाह मशवरा देते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये जो सेलेक्ट और अपॉइंटेड किए जाते हैं अपने द्वारा ही किए जाते हैं। मतलब इसमें ये केवल एक गैर निर्वाचित विभाग द्वारा सचिव होते हैं, मतलब इनका चयन या नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और रिमूव्ड भी कहीं जा सकते हैं। तो इस आधार पर इसमें ये कहते हैं कि दे मे नॉट बी पॉलिटिकल होमोजेनिटी, यानी कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी इसके अंदर नहीं होती, जैसे कि आपके भारत के अंदर है कि इस जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो पार्टी होती है किसके कि जैसे इसमें बताया गया था कि जो राजनीतिक एक रूपता होती है मतलब सभी लोग मिलकर जो कार्य करते हैं, तो उस आधार पर इस तरीके की जो पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है वो इसके अंदर प्रेसिडेंशियल के अंदर शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट आता है इसके जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज है यानी कि राष्ट्रपति और उसके जो सचिव के कार्यों के लिए कांग्रेस के वो जो प्रत्यय उत्तरदायी नहीं होते, चाहे वो किसी भी कार्य में, किसी भी एक्ट में, किसी भी अधिनियम में, ना तो वो किसी कांग्रेस के सदस्य को ग्रहण करते हैं और ना ही किसी भी सदस्यता में वो भाग लेते हैं। नाइदर पोसेस मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस और नॉन अटेंडेड सेशन, मतलब ना तो किसी सत्र में भाग लेते हैं और ना ही किसी सदस्यता को वो ग्रहण करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेंबरशिप होती है जो कि एग्जीक्यूटिव ओनली के आधार पर कार्य करती है। और दूसरा है कि जो राष्ट्रपति है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मतलब राष्ट्रपति जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता,
यानी कि कांग्रेस जो निचले सदन का विघटन नहीं कर सकता, जैसे कि आपके भारत के अंदर है वो निचले सदन का क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है, मतलब प्रधानमंत्री की परामर्श के आधार पर, सलाह के आधार पर, उससे बात करने के आधार पर उसका जो डिसॉल्व कर सकता है। परंतु अमेरिका वाले केस में इस तरीके का कोई भी केस नहीं दिया हुआ है। और दूसरा ये है कि इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मतलब इसको जो शक्तियों का विभाजन है वो अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का कहीं ना कहीं आधार है, और उस आधार पर कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां हैं जो उनका बंटवारा किया गया कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट सिस्टम के आधार पर। अब नेक्स्ट आता है, इसमें कंपेयरिंग दिखाया गया है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर की पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या क्या चीजें सिमिलर, क्या क्या चीजें जो है वो अलग अलग दी गई हैं। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें एक आता है कि इसमें डुअल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, यानी कि दोहरे कार्यकारिणी है, और इसमें जो है सिंगल एग्जीक्यूटिव बात करें, यानी कि एक ही पर्सन, इसमें 2 पर्सन है, प्रेसिडेंट पीपी यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की बात करें। दूसरा आपको जैसे मैंने बताया मेजोरिटी रूल, पार्टी रूल, मतलब मेजोरिटी के आधार पर दिन के आती है। यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति या विधायिका का जो अलग रूप से, मतलब अलग अवधि के लिए निर्वाचन के रूप में आता है। जैसे कि यहाँ पर टेन्योर टाइम पीरियड जो बता रखा है वो 4 साल बता रखा है, मतलब 4 साल के लिए होता है, और अपने यहाँ पर जो होता है वो 5 साल के लिए सेलेक्ट होके आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप लोगों को जिक्र कर दिया गया था पूरा का पूरा, और यहाँ पर जो मतलब नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पर जिस तरीके से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी तरीके से उत्तरदायी होती है, यहाँ पर इस तरीके का ये जो है वो उत्तरदायी नहीं होती है, कि मतलब ये अपने जो उसके प्रति जो अपना सदन है उसके प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होती है, मतलब यहाँ पर उत्तरदायित्व का क्या होता है, अभाव होता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, जिसको अभी मैंने डिस्कस करा था अभी आप लोगों को, मतलब ये कि यहाँ पर जो है एक रूपता दिखाई देती है, सभी लोग जो मिलकर कार्य करते हैं, मतलब डिसीजन लेते हैं, सह संबंधी के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं या नियम रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। परंतु यहाँ पर किसी प्रकार की एक रूप तो जो नागरिकता मतलब जो राजनीतिक एक रूपता है वो किसी प्रकार की यहाँ पर इस तरीके की नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मिलकर डिसीजन वगैरह किसी चीज से नहीं लेते। यहाँ पर है डबल मेंबरशिप, यानी कि जो मंत्री है उसको कार्यपालिका और जो विधायिका उसका मेंबर बनना होता है, परंतु यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेंबरशिप की बात की गई, यानी कि एकल सदस्यता की बात की गई है। फिर नेक्स्ट आता है कि इसमें जो है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है वो लीडरशिप लीडरशिप के तौर पर कार्य करता है, परंतु यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का क्या होता है, डोमिनेशन होता है, राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का ही सिर्फ नियंत्रण रहता है, वो उसी का मतलब उसी के अंडर सारे कार्य होते हैं, उन्हीं का ही पूरे सभी चीजों पर क्या होता है, चाहे वो कार्यपालिका हो, सरकार हो, चाहे वो स्टेट हो, मतलब दोनों तरीके से हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट ही हेड रहता है। फिर नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन और लोअर हाउस को डिसॉल्व करने का अधिकार दिया गया है, परंतु यहाँ पर कोई नो डिसोल्यूशन है, मतलब निचला सदन विघटन ना होने, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निचला सदन है वो विघटित नहीं होता है। यहाँ पर है फ्यूजन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का सम्मिश्रण, फिजन ऑफ पावर, फिजन नहीं, फिजन मीन्स होता है अलग, यहाँ पर है फ्यूजन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का जो है वो सम्मिश्रण कार्य होता है, परंतु यहाँ पर जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, यानी कि पावर्स का जो है वो बंटवारा होता है और शक्तियों का विभेद होता है, मतलब अलग अलग जगह बांट दी जाती है। अब इसमें देखिए कंटिन्यू चलेगा, इसमें कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं, इसके बारे में बताए गए हैं। मेरिट्स में वही है, आधार दे के नीचे ये देखना कि जहां पर ये आपका जो पार्लियामेंट्री है सिस्टम वो ऐसे ही चल रहा है, और आपका जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो ऐसे ही चल रहा है, तो उसी आधार पर आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसके मेरिट्स की, कि जो इसके मेरिट्स है वो क्या है और इसके डीमेरिट्स क्या हैं। यहाँ पर देखिए हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो है सामंजस्य को स्थापित किया गया है, परंतु यहाँ पर इनके बीच में विधायिका और कार्यपालिका के बीच इसके अंदर जो है वो टकराव किया गया है, यानी कि दोनों एक दूसरे की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यहाँ पर जो सरकार है वो उत्तरदायी सरकार है, परंतु यहाँ पर जो दिखा रखा है आपका नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब गैर उत्तरदायी सरकार है, वो अपने जैसे कि उत्तरदायी सरकार है वो अपने सदन के प्रति है वो उत्तरदायी है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट डिपोजिटिज्म, यानी कि निरंकुशता का पर रोक, यहाँ पर निरंकुशता पर रोक लगाई गई है। तो निरंकुशता का मतलब जैसे कि ये कह कि मान लीजिए किसी कोई पार्टी है संसद में और उसको किसी तरीके से पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है,
तो कहीं ना कहीं जब वो हो जाती है तो कैबिनेट है जो निरंकुश हो जाती है, यानी कि अगर कहा जाता है कि वो एक असीमित शक्ति के रूप में है, वो कार्य करती है। तो आशक्ति मतलब उसके रूप में कार्य करती है कि मतलब सभी कार्यों को अपने अनुसार करती है, अपने अनुसार चलाते हैं। परंतु यहाँ पर जो बात करते हैं कि मे लीड टू ऑटोक्रेसी, मतलब गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना है, वो उस आधार पर रहती है, मतलब इस तरीके कोई कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट आता है वाइड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ पर जो व्यापक है वो प्रतिनिधित्व जो होता है व्यापक तौर पर होता है, परंतु यहाँ नैरो तौर पर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटे तौर पर होता है। यहाँ पर पीपी दोनों प्राइम मिनिस्टर और पीजे प्रेसिडेंट होते हैं, दोनों आधार पर, क्योंकि पार्लियामेंट्री आधार पर होता है, परंतु यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट है उसका आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके डीमेरिट्स, और इधर की बात करते हैं मेरिट्स की, यानी कि मेरिट्स इसके हो गए और डीमेरिट्स है प्रेसिडेंशियल को, और डीमेरिट्स है किसके? पार्लियामेंट्री को, और मेरिट्स है प्रेसिडेंशियल के। अब देखिए इसमें है अनस्टेबल गवर्नमेंट, यानी कि अस्थायी सरकार। अस्थायी सरकार मतलब इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, और यहाँ पर है स्टेबल गवर्नमेंट, यानी कि स्थायी सरकार, इसको किसी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता, ना ही इसके खिलाफ किसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास मत है वो लाया जा सकता है। यहाँ पर बात करता है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, मतलब जो नीतियां हैं उनकी कोई निश्चितता नहीं है, वो किसी प्रकार का कोई भी, परंतु यहाँ पर है जो नीतियों की क्या है? निश्चितता है, मतलब किसी निश्चित आधार पर जो है नीतियां हैं, नियम है, वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध, मतलब यहाँ पर जो है कि जो शक्तियों का विभाजन है उसके विरुद्ध कहीं ना कहीं कार्य किया जाता है, परंतु यहाँ पर जो बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों के विभाजन पर जो है वो आधारित होता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के आधार पर, यानी कि जो विभाजन किया उसके आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है कि जो गवर्नमेंट बाय एमोस्टर्स, यानी कि जो अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन किया जा रहा है, परंतु यहाँ पर कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स, यानी कि जो एक्सपर्ट्स है उनके द्वारा। ये इनका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट बाय एमोस्टर मतलब कुछ पर्सन ऐसे हैं जो हमारे मिनिस्टर्स जो रहते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और वो मिनिस्टर बना दिया जाता है, मतलब इस आधार पर कहते हैं कि मतलब जो अकुशल व्यक्ति हैं मतलब उनको सरकार का, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं सरकार का जो है वो संचालन किया जा रही है, कि उनको सरकार को चलाने का कार्य सौंपा जाता है, परंतु यहाँ पर इस तरीके का चीज नहीं है, यहाँ पर जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा ही सरकार को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है रीजन फॉर एडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम थी इसको अडॉप्ट करने के क्या क्या कारण थे, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, मतलब इसको ही हमने क्यों एक्सेप्ट किया है और इसकी जगह प्रेसिडेंशियल को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। देखिए इसमें सबसे पहले आते हैं फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, मतलब फेमिलियरिटी मतलब एक सिस्टम के साथ, एक व्यवस्था के साथ एक तरीके से फेमिलियर हो जाना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भारत पर अंग्रेजों ने काफी टाइम तक राज करा था और उसके आधार पर यहाँ पर जो वो कार्य कर रहे थे, मतलब ब्रिटिश संसद व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चल रही थी, और इसमें जो ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था है वो काफी पीछे टाइम से ही चली आ रही थी। तो मतलब उस चीज को देखते देखते हम लोग उस चीज के जो है वो आदी हो चुके थे, मतलब और चीजों को हम लोग समझने लगे थे, मतलब इस तरीके की व्यवस्था चलाई जा रही है, मतलब इस तरीके की अगर आगे चलाई जाएगी तो मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे लिए भी अच्छा होगा। और अगर दूसरी तरफ बात करते हैं कि जैसे प्रेसिडेंशियल को बात करते हैं उसको लागू करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें हम बदलेंगे तो पूरा का पूरा बदलने का हमें बात करनी पड़ेगी। तो इस आधार पर हम लोगों ने कहते हैं कि पार्लियामेंट्री चीज है वो पीछे चली आती है, मतलब हमें सिर्फ करना ये था कि मतलब जो हेड्स वगैरह आते, मतलब जो सारे के सारे जो प्रमुख वगैरह आते सिर्फ उनको चेंज करना, तो उसी आधार पर हमने पूरा का पूरा सिस्टम है जो पीछे आया हुआ सिस्टम है उसी को हमने चला दिया। मतलब कहने का मतलब यही कि हम क्यों नई चीज खरीदे, और जो पहले से ही चीजें आ रही है क्यों ना हम उसी को ही चले, क्यों ना मतलब हम जो पहले से महान पर्सन थे जो मतलब उन्होंने बनाया था, क्यों ना हम उसी चीज के अनुभव को खरीदे। उस आधार पर फेमिलियरिटी विद द सिस्टम आया था। नेक्स्ट कहता है प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये कि उत्तरदायित्व को जो है वो अधिक वरीयता दे, मतलब जो भी पर्सन होते हैं, मतलब जो भी कार्य किया जाता है लोग बाग वो अपने कार्य को पूरी कहते हैं कि पूरी तरीके से निभा रहे थे, पूरी उत्तरदायित्वता के साथ निभा रहे थे, और पूरी उत्तरदायित्वता के साथ निभा रहे थे, मतलब उसमें तो ये चीजें भी देती है, मतलब जो ब्रिटिश व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा उत्तरदायी थी और अमेरिकी व्यवस्था जो थी वो कम उत्तरदायी थी, परंतु कहीं ना कहीं इस आधार पर हमने भी इसको अपनाया। और संविधान ने भी कार्यपालिका की जो संसदीय व्यवस्था है कि उसकी सिफारिश करते हुए भी स्थायित्व की जो तुलना में उत्तरदायित्व की अधिक वरीयता दी थी। तो इस आधार पर ये कहते हैं मतलब लोग बाग जो कार्य कर रहे हैं उसी आधार पर,
तो मतलब जो भी कार्य करते हैं अपनी अधिकारों को, अपने उत्तरदायित्व को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के आधार पर भी कार्य करें। और इस आधार पर जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने भी इस ओर इशारा किया था कि जो एक लोकतांत्रिक सरकार है कहीं ना कहीं स्थायित्व और उत्तरदायित्व के आधार पर ही कार्य करती है। तो इस आधार पर प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी महत्व दिया गया था। नेक्स्ट आता है कि नीड टू अवॉइड लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, कहीं ना कहीं विधायिका और जो कार्यपालिका है उसके टकराव को रोकने की आवश्यकता है। यानी कि संविधान बनाने वाले ये व्यक्ति सभी चाहते थे कि विधायिका और जो कार्यपालिका है उनके बीच किसी प्रकार का टकराव ना हो, मतलब ये दोनों दोनों अपने अलग अलग तरीके से कार्य करें। और जो ये स्थिति है कहीं ना कहीं टकराव की जो स्थिति आपको पता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति प्रणाली है, मतलब वहां पर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये प्रणाली उसके अंदर कहीं ना कहीं देखी जाती है। और कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक लोकतांत्रिक सरकार है, इन दोनों बैठकों के बीच कहीं ना कहीं अगर बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संघर्ष है या कोई लड़ाई उत्पन्न होती है तो उसको किसी प्रकार का सहन नहीं किया जाता। अगर इन दोनों को बात करें कि एक तरफ लेजिस्लेटिव और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव बात करें, तो इस आधार पर कहीं ना कहीं हम देश का जो है वो विकास कर सकते हैं और विकास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आधार पर मतलब रोकने की आवश्यकता, मतलब इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी टकराव ना हो, कोई भी लड़ाई ना हो, इस आधार पर हमने इसको अपनाया था। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज की जो प्रकृति थी। आपको पता है भारत है जो विश्व में जो सर्वाधिक मिश्रित राज्य है और जो कहीं ना कहीं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। इसमें बहुत सारे तरीके के जो है लोग बाग होते हैं, अलग अलग तरीके के, मतलब जाति है, धर्म है, इन सभी के लोग बाग कहीं ना कहीं रहते हैं। तो मतलब ये है कि जो संविधान निर्माताओं ने इस आधार पर अपनाया है कि कहीं ना कहीं जो लोग बाग के हित हैं उनको हम सुनिश्चित कर सके, या लोगों के बीच में जो है कहीं ना कहीं अखंड भारत का निर्माण कर सके, मतलब उन चीजों लोगों को उनके बीच बारे में बता सके, कहीं ना कहीं अखंडता की या बंधुता भाईचारे की बात कर सकते हैं, उनमें जस्टिस के जो है बात कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम न्याय प्रोवाइड करवा सके। और गरीबी, जैसे कि आप लोगों ने देखो गरीबी रेखा है या बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं अनअवेयर है, मतलब अवेयर नहीं है, तो उस आधार पर उन चीजों को उनमें मदद कर करके करने के आधार पर करके हम कहीं ना कहीं उन चीजों में सुधार कर सकते हैं। तो उस आधार पर भी इसमें भारतीय समाज की प्रकृति को देखते हुए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था को नेक्स्ट पे अपनाया था। देखिए नेक्स्ट पोर्शन है, इसके अंदर जो इंडियन और ब्रिटिश मॉडल्स है उसके बीच में डिस्टिंक्शंस है, यानी कि विभेद है किस तरीके का, कि मतलब किस तरीके से अलग अलग है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बात करते हैं कि जो है इंडिया इज लार्जली बेस्ड है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर, कहीं ना कहीं जो भारत में संसदीय व्यवस्था है विस्तृत रूप से कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। और मतलब ये कहते हैं कभी भी ब्रिटिश पद्धति की जो भी ब्रिटिश है उसकी कहीं ना कहीं कोई नकल नहीं रही है, मतलब ये अलग तरीके से बनी है, ठीक है देख के बनाया था परंतु कहीं ना कहीं अलग तरीके से रही है। दूसरा कहता है जैसे भारत के अंदर रिपब्लिक सिस्टम है, मतलब कोई भी जो पर्सन है गणपति, मतलब गणतंत्र पद्धति है, किसी भी व्यक्ति का जो है मतलब राज्य का मुख्य जो भी राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, परंतु उसमें बाहर देखा गया है कि उसमें जो है वो प्रिंस है, जो वहाँ का जो राजा है, मतलब जो प्रिंस है राजकुमार है, उसी के आधार पर हमारे वंशानुगत के आधार पर जो है वहां पर वो चलता है, चाहे कि वो राजा हो या रानी हो, इस आधार पर चलता है। नेक्स्ट कहता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। और जो कहते हैं कि मतलब वहां पर जो है वो संसद है वो सर्वोच्च है, परंतु भारत के अंदर अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं सर्वोच्च है। मतलब इसके आधार पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है मतलब उस आधार पर हम कार्य करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया है। यानी कि इवनली यहाँ तक कि हम धर्म जो है, धर्म को भी हम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं मान सकते, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके आधार पर हम लोग जो है वो कार्य करते हैं, कार्य करेंगे। नेक्स्ट आता है कि जो ब्रिटेन का पीएम होता है वो लोअर हाउस का मेंबर होता है, हाउस ऑफ कॉमन जिसको बोला गया है, मतलब बतौर मंत्री जो नियुक्त किया जाता है उसके आधार पर। परंतु हमारे जो इसमें जो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है मतलब वो दोनों हाउसों का, जैसे कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक का भी सदस्य हो सकता है, परंतु ब्रिटेन के अंदर जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपका जो लोअर हाउस है उसका ही क्या होता है, सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि जो आपका मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है अलोन अपॉइंटेड एंड मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन,
मतलब यहाँ के जो संसद के सदस्य हैं बतौर मंत्री जो नियुक्त किए जाते हैं वो जो सदस्य है बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। परंतु भारत के अंदर ये है कि कहीं भी किसी भी पर्सन को, जैसे कहते हैं कि अरे गैर न तो कह रहे हो, किसी भी व्यक्ति को जो है वो मंत्री के लिए पद पे खड़ा किया जा सकता है, परंतु बशर्ते ये है कि उसको 6 महीने तक वो रह सकता है। 6 महीने के बाद उसे कहीं ना कहीं किसी भी, जैसे राज्यसभा के मतलब कहीं ना कहीं या लोकसभा के मतलब उसको सदस्यता मंत्री बनना पड़ेगा, चाहे वो नॉमिनेशन के आधार पर बने, चाहे वो अपने इलेक्शन के आधार पर, चाहे जीतने के आधार पर बने, मतलब कैसे भी उसको कहीं ना कहीं करके उसको मिनिस्टर जो है वो बनाना, कहीं ना कहीं उसको इन दोनों में से कहीं ना कहीं उसको एक सदस्यता दिलानी है। तो उस आधार पर ये चीजें हमारे भारत में दी गई, मतलब 6 महीने तक 6 महीने की अवधि तक हो सकता है, उसके बाद उसको सदस्यता दिलानी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है शैडो कैबिनेट, जो कि हमारे भारत के अंदर नहीं है। अब शैडो कैबिनेट क्या होता है, इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बताता हूँ, मान लीजिए जैसे कोई हमारे भारत के अंदर है, जैसे कि सरकार में, जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है वो हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, और दूसरे हमारे व्यक्ति हैं वो हमारे मान लीजिए टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं कि टेक्सटाइल मिनिस्टर, और मान लीजिए कोई दूसरी सरकार आती है, जैसे कांग्रेस आती है, कांग्रेस में ही किसी एक पर्सन को ये क्या करते हैं, एक सदस्य को वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त करते हैं, और दूसरे ही मिनिस्टर को वो टेक्सटाइल के रूप में नियुक्त करते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि इस तरीके से इनको नियुक्त किया जाता है कि वो जो कार्य करते हैं उसके आधार पर ये कार्य को देखे। मान लीजिए कभी इन फ्यूचर जैसे इनकी ये सरकार है, ये गिर जाती है सरकार, और ये सरकार मान लीजिए आ जाती है, आपर हो जाती है कई बार, तो उस आधार पर ये जो पर्सन है मतलब इनको इसी पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया है, यानी कि जो पहला मिनिस्टर है उसको फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, या दूसरा है उसको टेक्सटाइल मिनिस्टर के आधार पर कहने के माध्यम उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शैडो का मतलब ये है कि छाया, यानी कि छायांकित जिसको कहा गया है, यानी कि छाया कैबिनेट, मतलब कि उनके व्यक्ति के तरह ही इन व्यक्ति को जो आगे जब इनकी सरकार आएगी तो उस आधार पर इनको नियुक्त किया जाए। और परंतु ये बात यह है कि भारत में जो है इस तरीके की कोई भी व्यवस्था शामिल नहीं की गई है। तो यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी समझ ना आया हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। और ये जो चैप्टर है गवर्नमेंट सरकार का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जिसमें आपके भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसको सिर्फ याद रखिएगा कि आपके भारत के अंदर पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल का कोई रोल नहीं है आपको। तो उस आधार पर देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।